बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में सभी 14 सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति बनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया। उसमें कई दिग्गज भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। एक बार फिर अमित शाह 4 फरवरी को देवघर दौरे पर सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा है संथाल और कोल्हान को लेकर बीजेपी अपनी नई रणनीति के साथ ही उतरने जा रही है। वहीं इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सेना ने कहा है कि अमित शाह 4 फरवरी को देवघर दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह के देवघर दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश कमेटी बैठक कर रही है। प्रदीप सेना ने कहा है कि अमित शाह के दौरे से झारखंड के सत्ता पक्ष पार्टी को इतनी घबराहट है। अगर 3 सालों में विकास किया है तो फिर डरने की क्या बात है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पार्टी भगवान राम के नाम को बेचकर सत्ता में आती है, उन्हें भोले शिवशंकर का कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। 2019 में यहां की जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया और आगे भी लोकसभा और विधानसभा में जनता एक बार फिर से इनको जवाब देगी। आगामी 4 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह देवघर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई सरकारी कार्यक्रम हैं। एक इफ्को के नैनो खाद कारखाना का शिलान्यास करना है। उसके अलावे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल प्रदेश अध्यक्ष और जिला के सारे कार्यकर्ता आपस में बैठक में बातचीत करके उनका स्वागत कैसे किया जाना है, उनके कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, इन सारी चीजों पर योजना तैयार की जाएगी। और संथाल परगना को लेकर जो केंद्र सरकार का ध्यान है कि संथाल परगना विकास की मुख्य धारा में आए, तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में जब ये खाद कारखाना चालू हो जाएगा, पूर्ण रूपेण क्रियाशील हो जाएगा, तो वहां के युवाओं को काफी संख्या में रोजगार भी मिलेगा और कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़कर लाभान्वित होंगे। जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा है कि भ्रूण हत्या सामाजिक समस्या है। प्रश्न और ध्यान आकर्षण समिति चतरा के परिषदन में बैठक करके विधानसभा सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न से सम्मिलित आपको बता दें कि 3 मामलों की विस्तृत जानकारी लेने के लिए आए जेएमएम के गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने भ्रूण हत्या को रोकने के सवाल पर कहा कि चतरा जिले में भ्रूण हत्या मामला मेरे संज्ञान में लाया गया। इसके लिए डीसी साहब को कहूंगा कि प्राइवेट चलने वाले अल्ट्रासाउंड को बंद करवाया जाए और ऐसे में भ्रूण हत्या सामाजिक प्रॉब्लम है। भ्रूण हत्या को सामाजिक तौर पर ही बंद किया जा सकता है। सरकार सिर्फ इसमें मदद कर सकती है। दरअसल चतरा जिले में अवैध नर्सिंग होम कुकुरमुत्ते की तरह संचालित है और कई ऐसे अल्ट्रासाउंड है जहां पर इंटर और बीए पास युवक अल्ट्रासाउंड खोलकर दूसरे राज्य के डॉक्टर का बोर्ड लगाकर भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं, जिसके कारण भ्रूण हत्या का मामला बढ़ रहा है। आपने मेरे संज्ञान में बात लाई है। कल डीसी साहब आएंगे तो मैं उनको कहूंगा कि आप जो अल्ट्रासाउंड वाला जो प्राइवेट वाला सब है उसको आप या तो बंद करवाइए या फिर उन लोग को उसके काम को बंद करवाइए। लोग देखिए, ये सामाजिक प्रॉब्लम है, समझ रहे बात को ना। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के सीधा पतरा गांव में देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने 2 घरों को न सिर्फ क्षतिग्रस्त कर दिया बल्कि उनके खेत में लगे फसलों को भी रौंद डाला। बता दें आपको, हाथियों की संख्या करीब 1 दर्जन बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि वे लोग अपने घरों में सोए हुए थे। इसी दौरान घर के टूटने की आवाज आने लगी। जब ग्रामीण की नींद खुली तो वह जान बचाते हुए बाहर भाग गए। इस दौरान हाथियों ने 2 ग्रामीणों के खपड़ैल घर को तोड़ दिया और उनके घरों में रखे अनाज को भी खा गए। उनके खेतों में लगे फसल को बर्बाद कर दिया और ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 20 दिनों से हाथियों का आतंक जारी है। इसके बावजूद वन विभाग के द्वारा उनको नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। तोड़ फाड़ करने लगा तो हम लोग मतलब कि जगह मिलने ना लगा तो लोग भागने कोशिश करने लगा। पूरा छेक दिया था हाथी। तो ओकर बाद फिर जान बचाने के लिए अपन मतलब कि चल गया, अपन जान बचा लिया तो मतलब कि घर दुरा तोड़ दिया। वो आलू खा गया, चावल खा गया
और फिर घर तोड़ रात में हाथी आया था से घर तोड़ने लगा और हम लोग के भागने पड़ा। फिर भाग के फिर हम लोग दूसरा गांव चल गया, वहाँ बलथरा बोलता है, वहाँ भी चल गया। फिर वहाँ भी छेक दिया, फिर सब फिर हानि किया थी। आलू चावल उवल जितना था उस सब खाया। और हम लोग के रहने के लिए दीजिए, देगा तभी न। सरकार बोला यहाँ की नहीं आप लोग तो ध्यान नहीं देते हैं। हम बोले कि कैसे ना ध्यान देते हैं, 1 किलो आधा किलो मिर्चा पहुँचा रखते हैं तो कम मिर्चा से होगा से के, तो आप लोग तो डरा के रहते हैं से बोलता है। पंखाजन में सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सली स्मारक ध्वस्त कर दिया और नक्सलियों का बैनर जब्त कर लिया। ध्वस्त किया गया स्मारक नक्सली कमांडर दर्शन पारता के नाम पर बनाया था। बीएसएफ और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में आमाटोला खैरीपदर के जंगल में बनाए गए इस स्मारक को ध्वस्त किया गया। राजनांदगांव को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। नए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना ने राजनांदगांव जिले की कमान संभाली है। इससे पहले पुलिस अधीक्षक ने मां बमलेश्वरी देवी का दर्शन कर आशीर्वाद दिया और इस दौरान उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में बातचीत करते हुए कहा कि क्राइम को रोकना तथा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। जिले के लोगों में सुरक्षा की भावना बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। महिला सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल भी हमारी प्राथमिकता है। पुलिस की हमेशा 2 ही प्राथमिकताएं होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम प्रिवेंशन। बाकी का जितना भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा हो या आपका ट्रैफिक की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए कुछ करना हो या और कोई अभियान चलाना हो, सभी इन 2 ही बड़े इनके एम्बिट में आ जाते हैं। तो हमारी भी प्राथमिकता यही है कि राजनांदगांव सुरक्षित रहे, राजनांदगांव के लोगों में ये भावना फील हो कि वो सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस है। और मेरा भी उनको ये भरोसा ही दिलाना हम लोग चाहेंगे और हमारे काम से हम लोग भरोसा दिलाएंगे कि हम लोग हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। कोई भी उनको दिक्कत होती है तो वो तुरंत आके हमसे मिल सकते हैं। कोई भी समस्या होती है, जो भी पुलिस के प्रभाव में आता है, वो पुलिस जितना कर सकती है उतना हम उनके लिए करेंगे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में स्थित लोधी भवन के आदित्यपत्य के मामले में एक बार फिर से नया मोड़ देखने को मिला है, जहां पर पिछले दिनों डोंगरगढ़ एसडीएम के आदेश के बाद इस भवन को सर्किल लोधी समाज के सुपुर्द किया गया था, जिसके बाद लोधी विकास समिति डोंगरगढ़ के द्वारा पूरे मामले में हाई कोर्ट का रुख किया गया। वहीं हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए डोंगरगढ़ एसडीएम के आदेश को पलट दिया और लोधी विकास समिति डोंगरगढ़ के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें लोधी भवन का आदित्यपत्य सौंपने का आदेश 16 जनवरी को दिया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 दिन बीतने पर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर लोधी विकास समिति के सदस्य अपने अध्यक्ष रमेश वर्मा के नेतृत्व में डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और लोधी भवन को उनको सौंपे जाने की मांग की। मामले थे, उच्च न्यायालय से आदेश आया था कि जो लोधी भवन है खैरगढ़ रोड में, उसको वापस कर दिया जाए। उनके विरुद्ध में जो आदेश दिए थे एसडीएम साहब ने कि उनको दिया जाए करके, तो उन्होंने उस हिसाब से दे दिए थे, मगर उच्च न्यायालय ने उनके आदेश को खारिज कर दिया। तो खारिज करने के कारण हमको वापस करने के लिए हमने एसडीएम साहब को लेके उच्च न्यायालय के आदेश को लेके, उसके बावजूद अभी तक वापस नहीं करे। 1 हफ्ते तक समय भी दिए थे, शुक्रवार तक का, तो शुक्रवार को भी वापस नहीं किए। तो हम अभी इसी संबंध में आए थे कि सर 1 हफ्ता हो गया फिर भी आप नहीं दिए हैं। तो उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि मैं इस शुक्रवार को ऑर्डर कर दूंगा और सोमवार को तुमको हैंडओवर कर दूंगा। रायपुर नगर पालिका निगम के महापौर एजाज डेवर ने ऐलान किया है कि अगर 3 दिन में बूढ़ापारा धरना स्थल से प्रदर्शन नहीं हटा तो निगम वहां पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराएगी। आम लोगों को हो रही दिक्कतों के चलते महापौर ने ये बात कही है। कलेक्टर से मुलाकात के बाद महापौर एजाज डेवर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि धरना प्रदर्शन स्थल रायपुर निगम की जमीन है, यहाँ पर आए दिन कोई न कोई धरना प्रदर्शन होता है, जिसके चलते आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे 2 घंटे लेट से अपने घर पहुंचते हैं। अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही अर्थीयों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। धरना स्थल के कारण इंडोर स्टेडियम का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। इन्हीं सब कारणों से कलेक्टर से मुलाकात की गई है और समस्या का समाधान नहीं होने पर 3 दिनों में धरना स्थल में बाउंड्री वॉल के निर्माण का फैसला लिया गया। बूढ़ा तालाब में जो धरना स्थल है
उसको लेकर लगातार उसको हटाने की मांग चल रही है। हमारे आदरणीय सभापति प्रमोद दुबे जी के नेतृत्व में लगातार इसमें प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके बाद देखिए, इसमें जो पब्लिक है, जो वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती है, उसके अलावा जो जनता वहाँ से डेली आना जाना करती है, लगातार उनको वहाँ पर अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि धरना स्थल मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं, जो आदमी खत्म हो गया, कई बार हम ये भी देखते हैं कि अर्थीयों को भी वहाँ पर 15 मिनट आधा घंटा खड़ा हो जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों में देश के संविधान और संसद के कार्यों के प्रति जागरूकता को लेकर युवा संसद का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित शासकीय बलदेव प्रसाद मिश्रा स्कूल में युवा सांसद, आपको बता दें कि युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजनांदगांव जिले के विभिन्न शासकीय स्कूलों से विद्यार्थियों को युवा संसद के लिए चयनित किया गया था। युवा संसद कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने भारतीय संसद की कार्यप्रणाली सवाल जवाब को पेश किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में बैठे विद्यार्थियों ने देश के कई मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा। युवा संसद के इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारी राजेश सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने दर्शक बीघा में बैठकर बच्चों के युवा संसद का कार्य को देखा और इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चों में संविधान और देश के संसद के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को संसद की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है और इसके बाद उसका जीवंत प्रदर्शन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। युवा संसद कार्यक्रम बच्चों में संविधान और संसद के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जिले स्तर पे बच्चों को चयनित करके हमारे सम्मानित शिक्षकों के द्वारा पूरी संसद की प्रक्रिया उन्हें समझाई जाती है, बताई जाती है और फिर उसका जीवंत प्रदर्शन आज हाल में यहाँ किया गया और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है और संसद के जितने भी नियम और संसद के प्रचालन के जो भी प्रक्रिया हैं उसका प्रदर्शन उनके द्वारा यहाँ पे किया गया, जो बहुत ही सराहनीय रहा। राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के पालकों ने धरना प्रदर्शन किया है और राजनांदगांव जिले में पदस्थ आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त का ट्रांसफर सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के मूलभूत सुविधाओं में कमी के चलते पालक संघ आंदोलनरत है। बीते 29 जनवरी को स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, भोजन व्यवस्था में कमियों का हवाला देते हुए पालकों ने अपने बच्चे को, आपको बता दें कि आवासीय विद्यालय से अपने घर वो ले गए और इस दौरान उन्होंने व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन को 31 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद 1 फरवरी को बड़ी संख्या में पालकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर वो बैठ गए। बताया भी जा रहा है कि धरना प्रदर्शन को लेकर पालक संघ के अध्यक्ष रमेश ने कहा है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सुरक्षा की कमी है, यहाँ स्थायी प्राचार्य और अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। वहीं उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन के साथ ही आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त के तत्काल तबादले की मांग की है और आदिवासियों के विकास में आने वाले रुपयों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त के खिलाफ जांच की मांग की है। जो बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कि उच्च अधिकारियों के द्वारा भी जो संचालित की जाती हैं, जो फंडिंग वगैरह है, तो वहां पर हमारे जो सहायक आयुक्त वाहने जी हैं उनके द्वारा जो है कुछ बंदरबाज किया जा रहा है, वो तो सीधा शो हो रहा है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे अभी आए थे हाल में मात्रा सर, उनके ऊपर भी जो है कुछ गलत आरोप लगाए गए वित्त की अनियमितता के बारे में, जबकि वो उनके समय का वो था भी नहीं मैटर, है ना। तो इस प्रकार से सीधा आ जाता है कि मात्रा सर को वहाँ पर अच्छा कार्य करने के लिए हटाया जा रहा है, क्योंकि वो कुछ अंदर की कुछ चीजें थी जिनको वो उजागर करे थे, लेकिन हमारे बच्चों में काफी सुधार आया था। विषय को लेकर के हमने आप सब लोगों के माध्यम से 24 जनवरी को प्रेस क्लब में जाकर के प्रेस जारी किया कि हम लोगों का जो बच्चे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं शासन प्रशासन
स्तर पे कई बार उठाने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ताकि मीडिया उनको एक संदेश दे। उसके बावजूद भी 29 तारीख तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना संपर्क किया। तो हम सब पालकों ने आकर के अपने अपने बच्चों के वहां से 31 तारीख तक अल्टीमेटम दिया। यदि 31 तारीख तक भी शासन प्रशासन इस विषय पे पहल नहीं करती है। केंद्र के आम बजट पर सीएम शिवराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है। शिवराज ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि किसानों के उत्थान का बजट है, माताओं बहनों बेटियों को आगे बढ़ाने वाला, मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। बजट वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। बजट हर राज्य के लिए सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी बजट है और बजट में कृषि कल्याण, विकास और डिजिटल का समावेश किया गया। विकसित किए जाएंगे और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए हर साल खर्चा किया जाएगा। ये शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने का काम करेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान और उनको विकसित करने का काम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिए जाने का काम भी, उसकी रकम को भी 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपया करने का फैसला किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में शराब की दुकान का विरोध करने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ओरछा पहुंची। धार्मिक नगरी में चल रही शराब दुकानों का विरोध करते हुए उमा भारती ने साफ कहा कि ओरछा के राम राजा सरकार की नगरी में शराब की दुकान का क्या औचित्य है और लोगों की लत का उपयोग कर पैसे बनाना सरकार का धर्म नहीं है। ओरछा के अंदर नियम विरुद्ध चल रही शराब की दुकान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने तेवर सख्त कर साफ कहा है कि शराब की दुकान के लिए गांव अलॉट था, बीच नगर में दुकान अलॉट नहीं हुई थी। उमा भारती ने कहा कि आबकारी अधिकारी को शर्म आनी चाहिए थी और उसने मिलीभगत कर बीच शहर में शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी। क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि हमारी सरकार में शराब की समस्या आ जाएगी। हम दिल्ली में विरोध कर रहे थे इसका, अभी हम छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे थे और उससे बुरी हालत हमने यहाँ कर दी। कोई मान मर्यादा नहीं रखी, 50 मीटर की रखी। ये दुकान की मर्यादा तो रोड से 50 मीटर की भी नहीं है। एक दुकान तो ऐसी थी कि बाउंड्री वॉल थी, बीच में इधर स्कूल था, इधर शराब और लड़कियों का स्कूल था, वो भोपाल में और करोन चौराहे पे भोपाल में, तो कोई मर्यादा ही नहीं रखी और सब चीजों को इतना उलझा देते हैं कि वो कौन सा किला कहलाता था, चंद्रकांता संतति की बिल्कुल वो लगने लग जाती है। फिर ये कहते हैं कि हमें जिले में इतना टारगेट दिया गया कि राजस्व दो, सबसे आसान राजस्व हमको शराब लग रही थी। वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर में करीब 15 दिन से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे आक्रोशित कांग्रेसी और नगरवासियों ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर खाली मटके फोड़े और लोग नगर परिषद कार्यालय के बाहर पहुंचे और पानी की समस्या को लेकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने पृथ्वीपुर नगर पालिका हाय हाय के नारे लगाए और जल्द ही पानी देने के लिए गुहार भी लगाई। कि लोगों को कई किलोमीटर हैंडपंपों से पानी भरना पड़ रहा है और आने वाली गर्मियों में अगर अभी ये हाल है तो आने वाली गर्मियों में आम जनता का क्या होगा। नगर पालिका में ज्ञापन दिया, क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अगर वो 24 घंटे में पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो जिला लेवल की घेराव होगा कलेक्ट्रेट का और वहाँ मटका फोड़ा आंदोलन वहाँ भी चलेगा। आज 15-16 दिन हो गए हैं, नगर के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है और चिन्हित लोगों के यहाँ टैंकरों द्वारा पानी दिया जा रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस नगर के अंदर केवल भाजपा वाले लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे सभी आम समस्या है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर अपनी राय रखी है। गणेश जोशी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत नहीं हुई थी। शहादत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने आजादी के लिए दी थी।
शहादत इनकी बपौती नहीं, शहादत और हादसे में अंतर होता है। अब राहुल गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है। जिस लाल चौक पर ये झंडा आज उन्होंने फहराया, उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 370 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, तो क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक पर झंडा फहराता? लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया। अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। और शहादत इस आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बपौती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है, लेकिन अब जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है, तो इसलिए भी ना कहना चाहूँगा। इसके साथ ही देहरादून में भी कैबिनेट मंत्री के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पुतला दहन कर विरोध जताया। बता दें आपको, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने मुख्यमंत्री से गणेश जोशी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी को शक्तिमान का हत्यारा बताया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निंदा की है। हरीश रावत ने कहा है कि गणेश जोशी ने उत्तराखंड को कलंकित करने का कार्य किया है और देश की जनता भाजपा की आंतरिक भावनाओं को की घोर निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सत्ता में चूर भाजपा ने देश के शहीदों का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।